हेलो भारत के वीरो, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग के 10th की प्रिपरेशन। आई होप सभी का बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर डे 3 है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि आप देख चुके होंगे लाइट का, ह्यूमन आई का, कि किस तरीके से हमने सारा सिलेबस टॉप 10 क्वेश्चंस में मोस्ट रिपीटेड वैल्यूएबल क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने किया। और अभी तक अगर वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो लेक्चर जाके देखिए प्रीवियस टू, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा हर चैप्टर्स का कि किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट करता है और किस तरीके से कौन कौन सा फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा क्वेश्चंस रिपीट करने के चांसेस है। तो आज हम लोग करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसके बाद आने वाला आपका मैग्नेटिक का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट चैप्टर इस 10 क्वेश्चंस में कवर करने वाले हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड डेरिवेशंस आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम if the current drawn by a device is 25 milliampere, find the time in which the electric source will discharge completely। अब देखिए बेटा, आप लोग को एक चीज सिखाया थे कि जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने जाते हैं, यू मस्ट हैव टू राइट कि आपको गिवन डाटा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन के अंदर कि आपको गिवन क्या है। तो हम लोग सबसे पहले लिख रहे हैं गिवन। तो गिवन में क्या क्या बेटा, यहाँ पे देखेंगे आपको कि आपको करंट गिवन है। तो करंट कितना गिवन है बेटा, 25 मिली एम्पियर। ओके, और क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको चार्ज गिवन है। तो Q इज गिवन टू बी, कितना आपको गिवन है बेटा, 500 कूलम। ओके, अब देखिए बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट का आप जानते हैं क्या, कि करंट का बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। यही होता है ना बेटा, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। दैट इंप्लाइज टाइम जो होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू चार्ज अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, करंट। अब यहाँ पे देखिए चार्ज कितना गिवन है आपको, 500 कूलम डिवाइडेड बाई आपको करंट कितना गिवन है, 25 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब होगा 10⁻³ देखिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको मिली एम्पियर लिखेगा इसका मतलब होगा 10⁻³ एम्पियर। जब भी आपको माइक्रो एम्पियर लिखेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट होगा 10⁻6 एम्पियर। तो इन वैल्यूज को याद रखिएगा, तब आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कितना वैल्यू आ जाएगा बेटा जी। तो t की वैल्यू जो आएगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 10⁻3। तो इतना सेकंड आपको वैल्यू लग जाएगा किसको कंप्लीट डिस्चार्ज होने में। ओके, देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए इसके जगह आपको नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पूछ लेता, तो देखिए यहां पे हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल किसी भी कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज जो होता है कितना होता है बेटा, Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। यहाँ पे N होता है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, N किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ओके, और यहाँ पे जो E होता है उसकी वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो Q होता है यहाँ पे टोटल चार्ज। Q क्या होता है बेटा जी, टोटल चार्ज। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका आंसर इतना आ चुका है, बट देखेंगे अगर मान लीजिए आपसे पूछता कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो है कितने हैं, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते थे, यहां से आप नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल निकाल सकते थे। यहाँ पे N की वैल्यू, Q की वैल्यू हो जाता है 500, E की वैल्यू आपको मालूम है, N यहाँ से आप निकाल लेते। तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से एनालिसिस करके कीजिएगा ना, तो हर क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे बेटा, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 4। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पढ़ेगा ना माइंड को अपने ओपन रखिएगा आंखों के साथ साथ, क्योंकि माइंड नहीं ओपन रखिएगा ना तो चीजें आप गलत कर सकते हैं, मिस्टेक्स होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में जब लिखेंगे तो आपको गिवन है कि देखिएगा सोर्स जो सेल है ना, सेल की पोटेंशियल गिवन है दैट विल बी 1.5 वोल्ट। ओके, अब यहाँ पे गिवन है 5 रेजिस्टर्स, 5 ओम रेजिस्टर्स, 10 ओम रेजिस्टर्स एंड 15 ओम रेजिस्टर्स प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज नाउ। ओके, तो सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम हमने बनाना है, जिसमें कितना लेना बेटा, 4 बैटरी लेना 1.5 वोल्ट का। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो देखिए आपको बोला है सेल के बारे में, 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से बना लिया हमने। अब प्लग को इधर लगाइए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। अब ये देखिएगा, ये ऐसा कुछ हमने लगा दिया। देखिए अब मान लीजिए ऐसा एक सेल है हमारे पास। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टर्स लगा दिया
यहाँ पे एक रेजिस्टर्स लगा दिया और यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया। अब मुझे बताओ कि ये V है, ये बड़े वाले डंडे को पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे वाले डंडे को नेगेटिव, बड़े वाले डंडे को पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव। ये मान लीजिए रेजिस्टेंस R ओम है और ये रेजिस्टेंस R ओम है। अब मुझे बताओ बेटा ये 1 है और ये 2 है, कौन करेक्ट है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? सोच के बोलो, कमेंट कीजिए जरा। तो ये आप देखेंगे कि इन दोनों में से दोनों का दोनों करेक्ट है, ये दोनों का दोनों करेक्ट है, क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती है। रेजिस्टेंस को चाहे इधर लगाइए, रेजिस्टेंस को चाहे इधर लगाइए, चाहे इधर लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी भी साइड आप लगा सकते हैं, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आपको क्या बोला है, ये सबकी वैल्यू जो है कितना है बेटा, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरीके का सर्किट आप बनाइएगा तो पोलैरिटी को ध्यान रखना है, एकदम बिल्कुल अलाइनमेंट में रखना है। ऐसा नहीं कि चेंज कर दिया पोलैरिटी फिर गड़बड़ हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। अगर एक भी पोलैरिटी गड़बड़ कर दी है ना तो फिर वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में करना है, नशे में रह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको क्या क्या कनेक्टेड था, 3 रजिस्टर्स इस तरीके से गिवन था बेटा, ओके। ये तो 3 रजिस्टर इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितना था, 5, 10 एंड 15। देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे 5, 10 एंड 15 ओम रेजिस्टेंस आपका गिवन था। तो यहाँ पे आप बना दीजिए, ये 5 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया एंड ये 15 ओम हो गया, ओके। चलिए, ये आपका हो गया कंप्लीट सर्किट। आगे क्या कह रहा है बेटा जी कि द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। अब सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल पोटेंशियल आपका कितना हो चुका है, तो टोटल पोटेंशियल देखेंगे तो 1.5 सबको जोड़ दो, क्योंकि ये सीरीज में है सिंपल, तो यह आ जाएगा 6 वोल्ट। और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे बाई अकॉर्डिंग टू, ये पहला क्वेश्चन मैं पार्ट फर्स्ट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो देखिएगा वोल्टेज कितना था 6, ये कितना है बेटा करंट I, अब ये कितना हो गया 5 प्लस 10 प्लस 15, तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी I, और ये आ गया कितना आपका 30, और ये कितना आ जाएगा 6, दैट इम्प्लाइज I इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 30, दैट इज 1/5 विच इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया 0.2 एम्पियर फर्स्ट पार्ट का, ओके। अब देखिएगा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टर्स व्हेन द प्लग की इज क्लोज्ड। जब ये प्लग की क्लोज्ड है तो आपको 10 ओम रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल बताना है, मतलब इसके अक्रॉस ना, इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल बताना। देखिए इसके क्रॉस आपको पोटेंशियल बताना है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां से देखेंगे ध्यान से कि यहां से करंट हमारा जो जा रहा है दैट विल बी 0.2 एम्पियर, ये कंप्लीट सर्किट में फ्लो कर रहा है। और सीरीज में हर एक क्रॉस क्या रहता है, रेजिस्टेंस करंट विल रिमेन सेम। तो ये कितना रीड करेगा बेटा, आई आर रीड करेगा। आई कितना आ रहा है 0.2, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है 10, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 2 वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी 2 वोल्ट। सेकंड पार्ट का आंसर आ गया आपका 2 वोल्ट। इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ नोट करके पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा जी कि जब भी रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कनेक्टेड हो, कैसे कनेक्टेड हो बेटा, ऐसे कनेक्टेड हो, या मतलब कि क्या है, ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B है, और इसके बीच में रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 इस तरीके से। वो गाना सुने हो ना, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। मतलब क्या है कि एक हाथ एक पकड़ा, एक हाथ एक पकड़ा, एक हाथ एक पकड़ा, मतलब वो लेंथ क्यों इंक्रीज कर रहा है। और अगर ऐसा हो ना तो R इक्विवेलेंट हम लोग कैसा लिखते हैं, R इक्विवेलेंट लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर मान लीजिए बहुत सारा रेजिस्टेंस होता N तो यहाँ पे Rn कर देते। अगर मान लीजिए सबकी वैल्यू सेम आ जाता, मान लीजिए ऐसा हो जाता कि R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, सबकी वैल्यू सेम है, लेट अस से R है, तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे R इक्विवेलेंट हम लोग लिख देते हैं NR। कितना लिख देते बेटा, NR। सिंपल सा फंडा है ये। और अगर रेजिस्टेंस यही पैरेलल में कनेक्टेड होता, अगर ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता ऐसे, व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट मींस क्या है, कभी घर में आपने वो पौड़ियां देखे हो क्या, सीढ़ी जो स्टेयर्स होते हैं, स्टेयर्स क्या होता है, 2 इस तरीके से डंडे होते हैं, बांस वाली देखे होंगे, तो वो उसमें क्या होता है बम्बो वाला, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपका कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपल है,
1 by R equivalent is equals to 1 by R1 प्लस 1 by R2 एंड सो ऑन 1 by Rn। ये तो ये हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको बुक में मिल जाएगा, ध्यान से सुनने वाली पॉइंट ये है ना कि अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड हो बेटा जी, रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो सीरीज में, तो यहां से जो करंट पास करेगा ना वो थ्रू आउट ऑल द रेजिस्टर्स पास करेगा। दैट मींस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स विल रिमेन सेम। एंड अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस वैल्यू अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत आपको काम आएगा। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है सीरीज में, लेकिन करंट क्या होता है, सेम रहता है। वही अब आते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस बात का ध्यान रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है बेटा जी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स विल रिमेन सेम। ये सबका मतलब ये समझो ना, एक बाबूजी हैं और उसके बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, तो एक मतलब एक पेरेंट्स का बहुत सारे बच्चे, मतलब ये सबको पोटेंशियल, मतलब सबको पैसा यही दे रहा है, यही दे रहा है। तो पोटेंशियल क्या होता है, पैरेलल में सेम रहता है। करंट अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट अलग अलग हो जाता है। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें मान लीजिए I3 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसका करंट कुछ और है, तो ये पैरेलल में कुछ ऐसा होता है और सीरीज में कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पे अगर सबका सेम वैल्यू हो जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू N by R। दैट इंप्लाइज R पैरेलल की वैल्यू कितना आ जाएगा, R by N। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ना, यू मस्ट हैव टू लर्न दिस कि आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल लास्ट में करना, अगर ये फॉर्मूला आप लगा रहे हैं तो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ देखते हैं कि क्या कर रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.2 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6। तो देखिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, तो जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या गिवन है, आपको डायमीटर गिवन है, दैट विल बी 0.2 mm। 0.2 mm का मतलब कितना हो गया बेटा, 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 10⁻³ तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ, 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ओके, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। ऑलराइट, आगे क्या रहा है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज गिवन टू बी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसा सिंबल होता है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 14 ओम। आपसे पूछ रहा है कि बताओ लेंथ क्या होगा, तो बेसिक फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा, कि आपको ये मालूम है कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाई ए। R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाई ए। दैट इंप्लाइज यहाँ से L की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R इंटू ए डिवाइडेड बाई रो। R इंटू ए डिवाइडेड बाई रो। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि वैल्यू क्या आता है। तो L इज इक्वल्स टू R की वैल्यू हमारे पास था 14, एरिया मतलब हो गया बेटा पाई R² डिवाइडेड बाई वायर का डायमीटर मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखते हैं कोई भी वायर होगा ना तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला पार्ट, तो ये देखेंगे तो आप कैसा आता है, सर्कुलर आता है, अपॉन रो। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हम लोग निकाल चुके थे 1 इंटू 10⁻⁴ इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई रो 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ओके, तो ध्यान से देखेंगे 10⁻⁸ कैंसिल आउट हो गया, ये देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया, तो कितना आ गया बेटा जी, 44 डिवाइडेड बाई 1.6, 44 डिवाइडेड बाई 1.6। अब इसको कटिंग कर लो तो ये अगर 0 हटाते हैं आप तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 440 डिवाइडेड बाई 16। ओके, चलिए तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा 220, ये आ जाएगा 8। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 110 डिवाइड बाई 4, तो ये कटिंग कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 27.5 ओम। तो कितना आ जाएगा बेटा 27.5 ओम। तो यहाँ पे सिंपल सा सॉरी नॉट ओम, इट्स मीटर। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं। तो लेंथ की जो वैल्यू आ गया दैट विल बी लेंथ इज इक्वल्स टू 27.5 मीटर। इतना लंबा लेंथ था आपका वायर का। तो ये आपको समझ आया होगा कि क्या हम लोग लेंथ किस तरीके से निकालेंगे। आगे क्या पूछ रहे हैं आपसे, तो देखेंगे हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आप डायमीटर ऑफ द वायर को डबल करते हैं
तो आपको बताना है कि चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, समझना इस बात को कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ये कोई वायर था, ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए ये कोई वायर था ना, इसका कुछ ऐसा मान लीजिए डायमीटर था, ये डायमीटर को आपने डबल कर दिया। अगर ये डायमीटर को डबल किया तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या चेंज होता है? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेसिक फार्मूला ध्यान दीजिए कि R इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू L बाई ए। आपने क्या करना है, जो चेंज करे ना उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। डायमीटर मतलब रेडियस चेंज कर रहा है, रेडियस मतलब एरिया चेंज कर रहा है, एरिया मतलब एरिया से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर कर दो। ये सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे देखो एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा बेटा, वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। अब एक बात बताओ कि अगर किसी वायर को आप चेंज कर रहे हो या 1 लीटर पानी को जो है आप बकेट में रख रहे हो या बॉटल में रख रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है आपका, जब बॉटल में रखोगे तो हाइट ज्यादा हो जाएगा पानी का, बकेट में रखोगे तो हाइट कम हो जाएगा, लेकिन क्या सेम रह रहा है, वॉल्यूम सेम। यहां पे देखेंगे कि रेजिस्टेंस चेंज तो होगा लेकिन इसका वॉल्यूम वायर का क्या रहेगा, सेम। तो ये हो गया आर। और अगर मान लीजिए न्यू रेजिस्टेंस जो आएगा न्यू एरिया पे, तो वो कितना आ जाएगा बेटा, रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ए डैश का स्क्वायर। अगर मटेरियल आप चेंज नहीं करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू, सिंपल सा फंडा है, ए डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर। तो ये एरिया का फॉर्मेट हो गया। अब इसको पाई आर स्क्वायर रखोगे, जब इसको पाई आर स्क्वायर रखोगे आप तो पाई आर डैश का स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया ना, और इसका होल स्क्वायर है, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, आर डैश स्क्वायर, आर डैश पावर 4 और आर का पावर 4। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको डायमीटर चेंज देगा, रेडियस चेंज देगा या फिर एरिया चेंज देगा, तो आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। यहाँ पे R2 जो है रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेडियस है। अब रेस्ट टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1 का पावर 4। सिंपल सा है। अगर ये आप याद रखेंगे ना तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा एग्जाम में अगर MCQ आता है क्वेश्चंस तो, है ना। अगर मान लीजिए इसी में अगर लेंथ आपको चेंज करके दिखाता, तो लेंथ चेंज करके दिखाता तो क्या हो जाता बेटा, R इज इक्वल्स टू सिंपल सा फंडा रो इंटू L बाई ए। और मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि जो चेंज करे उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, लेंथ चेंज करेगा तो लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। एरिया इंटू लेंथ यहाँ पे क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो रो इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम बन जाएगा यहाँ पे ये। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा कि यहाँ से क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो आप R1 अपॉन R2 क्या कर पाएंगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। तो आपने क्या करना है, ये अगर लेंथ चेंज करेगा तो लेंथ का वेरिएशन इस तरीके से निकालना है, डायमीटर रेडियस का इस तरीके से। तो चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे डायमीटर चेंज कर रहा था, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा कि R1 अपॉन R2 विच इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। एरिया चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, जो हमारा है रेडियस डायमीटर डबल किया है, दैट मीन्स हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A इनिशियल एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया का होल स्क्वायर। दैट इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा R2 इज इक्वल्स टू R1 बाई 4 विच इज इक्वल्स टू R1 कितना गिवन था 14 ओम। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 7/2, दैट मीन्स 3.5 ओम। कितना आ जाएगा 3.5 ओम। तो क्या आपका ये आंसर है, नहीं, यहां पे आप हो जाएंगे ट्रैप, क्योंकि आपका आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है सर, आंसर इसलिए नहीं कि क्वेश्चंस को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा था, तो आपसे देखेंगे ध्यान से, चेंज पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। तो आपसे चेंज पूछ रहा है, ना कि न्यू रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप चेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि डेल्टा आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिएगा, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस माइनस हमारा फाइनल रेजिस्टेंस। तो अगर 14 माइनस 3.5 दैट इंप्लाइज आपका कितना आ जाएगा 10.5 ओम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर कि चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उस चीज का सटीक आंसर आपने देना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम ड्रॉ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, द हीट डेवलप इन द आयरन इन 30 सेकेंड। अब सिंपल से फंडा यार, यहाँ पे देखो
इस पर्टिकुलर वीडियो में ना आप देख पा रहे होंगे कि हर पर्टिकुलर टॉपिक को मैं टच करके जो भी एनालिसिस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो मैं कवर कर रहा हूं। सो यू मस्ट हैव टू स्टडी लाइक दैट। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली आप 100 में 100 स्कोर करेंगे। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हुए तो डेफिनेटली आप 70-80 स्कोर कर पाएंगे। मैं किस बात की बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि पूरे सिलेबस को आपको इस तरीके से कवर करना होगा एनालिसिस करके, तब जाके आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखें बेटा क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले गिवन है आपका, सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिखेंगे कि गिवन आपका क्या है। तो रेजिस्टेंस गिवन है आपका 20 ओम, करंट कितना ड्रॉ कर रहा है बेटा 5 एम्पियर, आपको टाइम कितना गिवन है बेटा जी 30 सेकेंड। ओके, तो इस पर्टिकुलर में क्वेश्चन में इस तरीके से आपको गिवन है। अब इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आपको पावर का फॉर्मूला है ना तो पावर अक्रॉस किसी भी सेल के अक्रॉस निकालना है। यहाँ पे V क्या है वोल्टेज है और ये करंट मान लीजिए डेवलप कर रहा है I, तो इसके अक्रॉस जब भी लिखेंगे आप तो पावर कितना लिखेंगे किसी भी सेल के अक्रॉस V इंटू I। ओके, अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप लिख रहे हैं और उसके अक्रॉस करंट आपको मालूम है तो इस पर्टिकुलर में क्या हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R। और अगर आप किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिख रहे हैं और यहाँ पे वोल्टेज आपको मालूम है तो यहाँ पे पावर कितना लिखते हैं बेटा जी V स्क्वायर बाई R। तो देखिएगा जो पावर अक्रॉस द रेजिस्टेंस होता है ना वो दो फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R एंड V स्क्वायर बाई R, है ना। और यहाँ पे जो VI होता है दैट विल बी फॉर द सेल, क्योंकि ये V पोटेंशियल I करंट को क्या कर रहा है डेवलप कर रहा है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बेसिक फार्मूला क्या कहता है, बेसिक फार्मूला कहता है पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम या फिर हीट अपॉन टाइम या फिर वर्क अपॉन टाइम। तो जो भी आपसे ये ऐसी चीजें पूछेगा तो वहां पे ये फार्मूला आप लगा देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आपसे क्या गिवन है, आपसे क्या पूछ रहा है बेटा से हीट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे हीट डेवलप। तो हीट डेवलप मतलब कितना हो गया, हीट का फार्मूला आप जानते हैं, हीट इज इक्वल्स टू कितना होता है पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। अब आपको गिवन क्या क्या है देखो, तो क्या करंट गिवन है, बिल्कुल करंट गिवन है तो I स्क्वायर कर देंगे सिंपल, और रेजिस्टेंस गिवन है बिल्कुल गिवन है और ये T, तो आपका हीट डेवलप आ जाएगा। तो हीट का फार्मूला ये पर्टिकुलर बन गया पावर इनटू टाइम। पावर आपका फार्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, पावर का यूनिट जो होता है दैट विल बी जूल पर सेकेंड होता है। क्या होता है बेटा जूल पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो यूनिट क्या आ जाएगा इसका जूल। और पावर को जूल पर सेकंड मतलब क्या बोल सकते हो पावर के यूनिट, और क्या बोल सकते हो जूल पर सेकंड को बोल सकते हो वॉट, क्या बोल सकते हो वॉट। तो हीट का यूनिट हो जाएगा जूल और पावर का यूनिट हो जाएगा वॉट। ओके, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखिएगा I की वैल्यू कितना गिवन था आपका 5, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस आपका कितना गिवन था बेटा से 20, तो यहाँ पे रख दीजिए इसकी वैल्यू, तो आ जाएगा 20 इंटू टाइम कितना गिवन है 30 सेकेंड। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 20 इंटू 30। ओके, तो कितना आ जाएगा बेटा 500 ओके इंटू 30, दैट इम्प्लाइज 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, दैट इम्प्लाइज इसको क्या लिख सकते हैं 15 किलो जूल। हीट कितना डेवलप करके दे देगा आपको 15 किलो जूल। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आपके बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए, आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इन द गिवन सर्किट व्हेन की इज क्लोज डिटरमाइन द फॉलोइंग टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द 3 रेजिस्टर्स। आपको सिंपल सी फंडा भी बताया था बेटा लास्ट क्वेश्चंस में, जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे सीरीज और पैरेलल का, तो उसमें क्या आपको बताया मैंने कि जब भी ये रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग क्या सिंपल ऐड कर देते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो आप सिंपल क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, सिंपल सबको जोड़ दीजिए क्योंकि सीरीज में है 2 + 4 + 6 विच इज इक्वल्स टू 12 ओम। ओके, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12 ओम। नेक्स्ट क्या है, रीडिंग ऑफ द एमीटर। एमीटर यहाँ पे लगा हुआ सीरीज में, तो सिंपल आप क्या करेंगे बेटा I इज इक्वल्स टू, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा V इज इक्वल्स टू IR, सिंपल ओम्स लॉ क्या लगाएंगे V इज इक्वल्स टू IR। V आपका कितना गिवन है, तो V यहाँ पे देखेंगे 6 वोल्ट गिवन है, तो कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू, आपसे करंट पूछ रहा है, रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 12, दैट इंप्लाइज I की वैल्यू कितना आ जाएगा 6/12, दैट इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर 1/2 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर देखेंगे किसके क्रॉस लगा है बेटा, 4 ओम के क्रॉस लगा है, तो 4 ओम के क्रॉस लगा है, तो आप लोग जानते हैं कि क्या करेंगे हम लोग सिंपल यहाँ V इज इक्वल्स टू IR, और क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है अभी मैंने बताया था, तो 0.5 इंटू, अब यहाँ पे क्या कर दीजिए रेजिस्टेंस कितना गिवन है 4, क्योंकि इस वोल्ट मीटर के क्रॉस सिर्फ 4 ओम है ना, तो सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, तो ये कितना आ जाएगा सिंपल आपका 2 वोल्ट, कितना आ जाएगा
2 वोल्ट। तो ये आंसर है आपका 2 वोल्ट इसका, और इसका 0.5 एम्पियर और इसका 12 ओम। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ये। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 2 वायर्स A and B of same material having same length and diameter 0.2 mm and 0.3 mm respectively। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा जी, जब भी सॉल्यूशन लिखेंगे ना आपको गिवन डाटा जरूर लिखना है। क्वेश्चन मुश्किल देखने में लगता है, होता आसान है। क्या कह रहा है आपको? लेंथ एंड डायमीटर, है ना, लेंथ एंड डायमीटर। तो आपका क्या गिवन है? 2 वायर्स A and B सेम मटेरियल हैविंग सेम लेंथ एंड डायमीटर आपको गिवन है। तो डायमीटर A का कितना गिवन है? दैट विल बी 0.2 mm। B का कितना गिवन है बेटा? डायमीटर ऑफ B इज इक्वल्स टू 0.3 mm। ओके, आर कनेक्टेड one by one in circuit, which of these 2 wires offer more resistance to flow the current in the circuit? Justify your answer। अब देखो सिंपल सा फंडा है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, मतलब डायमीटर कह सकते हो आप। तो जिसका डायमीटर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, उसका रेजिस्टेंस क्या कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम तो ये करंट को रेसिस्ट करता है। तो करंट को रेसिस्ट करने का मतलब ये है कि हम लोग क्या पढ़े हैं? V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। तो I क्या हो जाएगा बेटा? V अपॉन R। तो करंट को रेसिस्ट करता है, तो करंट जितना ज्यादा फ्लो करेगा रेजिस्टेंस जिसमें कम ऑफर होगा, रेजिस्टेंस जिसमें कम ऑफर होगा। रेजिस्टेंस किसमें कम ऑफर होगा बेटा? जिसका डायमीटर ज्यादा होगा। तो जिसका डायमीटर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा। तो क्या हो जाएगा? बी में हो जाएगा, क्योंकि आप इस यहाँ पर लिखेंगे कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर एंड हेंस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बी is less as compared to A, hence current flowing in the B is higher than that of A। ओके, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा? स्टेट ओम्स लॉ, राइट फॉर्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यूज R1, R2 एंड R3। अब सिंपल से बात है, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स अक्रॉस द कंडक्टर इन ए क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड ऑल द फिजिकल कंडीशंस। ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। प्रोवाइडेड ऑल द फिजिकल कंडीशंस विल रिमेन्स कांस्टेंट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लाइक टेम्परेचर हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। तो इन वैल्यूज को क्या रखना पड़ेगा? आपको कांस्टेंट रखना होता है। तो ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। अब इसका आप जब भी आएगा ना तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए 3 मार्क्स में आया तो 3 मार्क्स में आया तो स्टेटमेंट के साथ साथ एक बार ग्राफ जरूर बनाया कीजिए। तो स्टेटमेंट के साथ जब ग्राफ बनाएंगे ना तो एक गुड इंप्रेशन आपका बन जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए ये V है और ये I है, तो यहाँ पे आप सिंपल है क्या कर देंगे? आप इस तरीके से ग्राफ बना देंगे। तो ये हो गया बेटा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इसका जो स्लोप होता है ये क्या कहता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इक्वल्स टू कितना हो गया? I R। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि आपसे मैं अगर पूछूंगा V अपॉन I, तो V अपॉन I क्या आ जाएगा बेटा? V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। तो ये बाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो ये क्या कहलाता है? स्लोप। तो इसका स्लोप जब भी आता है ना, ध्यान रखिएगा कि इसका स्लोप जब भी निकालेंगे आप, चेंज निकालेंगे ना, तो चेंज क्या दे देता है आपको? रेजिस्टेंस दे देता है। क्या दे देता है बेटा? रेजिस्टेंस दे देता है। दैट मीन्स स्लोप ऑफ VI ग्राफ जो होता है आपको रेजिस्टेंस दे देता है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, अच्छा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको समझना ना, तो एक्स्ट्रा पॉइंट समझने के लिए आपको एक चीज बताता हूं। देखना ये एक्स्ट्रा है, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो एक्स्ट्रा पार्ट समझने के लिए आप ये ध्यान रखो कि अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछ लेता, ये V है और ये I है, ओके, और यहाँ पे 2 इस तरीके से आपको ग्राफ दे देता, दिस इज T1 एंड दिस इज T2। आपको पूछता है कि बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा है? T1 इज ग्रेटर देन T2। ऑप्शन बी बना देगा T1 इज लेस देन T2। ऑप्शन सी बना देगा T1 इज इक्वल्स टू T2। ऑप्शन डी बना देगा नन ऑफ दिस। तो सिंपल सा फंडा है। देखो यार, यहाँ पे आपने क्या करना है ना, आपने एक सिंपल सा फंडा याद रखना है कि टेम्परेचर उसका ज्यादा होता है जो वोल्टेज के पास होता है। सिंपल ऐसा याद कर लो, जिस टेम्परेचर उसका ज्यादा होता है जो वोल्टेज के पास होता है, क्योंकि इसका स्लोप आप देखेंगे यहां से, तो इसका क्या है? T1 का ज्यादा है, तो क्या आ जाएगा? T1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ T2। लेकिन अगर ग्राफ में मान लीजिए ऐसा चेंज कर देता आपको, तो ग्राफ अगर मान लीजिए आपको ऐसा चेंज कर दूं, देखो ये सेम है, T1 है और ये हमारा T2 है, यहाँ पे V है, यहाँ पे I है। तो खुद बताओ कौन ज्यादा हो जाएगा? ध्यान रखिए, ग्राफ जब भी पढ़ना ना आपको ढंग से पढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन ज्यादा हो जाएगा? T2 ज्यादा होगा, क्योंकि V के पास ये है। तो सिंपल है, ग्राफ आपने चेंज कर दिया है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऐसा हो जाएगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना आना चाहिए टेम्परेचर के वेरिएशन।
ओके, आपसे बी पार्ट क्या पूछ रहा है? बी पार्ट पूछ रहा है भाई कि आप बताओ कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग R1 R2 एंड R3 का करेंगे तो क्या होगा। R1 R2 एंड R3 का करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस क्या आएगा। तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास कुछ इस तरीके से सर्किट आप ड्रॉ करेंगे, ये सर्किट क्लोज करेंगे, प्लस है माइनस है वी है। तो आपको बताया था मैंने कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहता है, सेम। लेट अस से करंट यहाँ पे I1 गया, यहाँ पे कितना गया बेटा I2, और यहाँ पे कितना गया, चलो इसमें ऐसा कर देता हूँ I2 एंड इसमें कर देता हूँ R3। ये R3 हमारा है। ओके, R1 में हमने करंट I1 ले लिया इस तरीके से। अब यहाँ से लेट अस से ये करंट टोटल कितना हम भेज रहे हैं, I कितना भेज रहे हैं, I। जंक्शन लोग क्या कहता है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये I1 प्लस I2 प्लस I3। आपने क्या करना, I1 की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो V इज इक्वल्स टू, ये तो वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम है ना, तो V इज इक्वल्स टू I3 इंटू R3 हो जाएगा। तो I3 की वैल्यू कितना लिख सकते हैं आप, I3 की वैल्यू लिख सकते हैं V अपॉन R3। तो इस तरीके से लिख दो, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ओके, और ये टोटल के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब V कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, ये सिंपल 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब जितने नंबर जी रेजिस्टेंस देता आपको इस तरीके से प्रूफ करने आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, आपका 2 मार्क्स का आया है, 1 मार्क्स का आया तो 1 मार्क्स में डायरेक्ट आप लिख सकते हो, 2 मार्क्स में आया तो आप इस तरीके से थोड़ा सा डेरिवेशन दिखा सकते हैं, तो आपका इंप्रेशन गुड बनेगा, मार्क्स कंप्लीट मिलेगा आपको। ओके, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिएगा, व्हेन टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल द नेट रेजिस्टेंस इज 3 ओम। When connected in series, its value is 16 ohm. Calculate the value of R1 and R2. अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है आपने सॉल्यूशन में, गिवन डाटा को लिखना है। तो आपके पास गिवन क्या है वो देखिएगा, यहाँ पे एक शॉर्टकट आपको सिखाता हूँ कि when the two resistance are connected in parallel, दो रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से हो जिसकी वैल्यू R1 है एंड R2 है, और इस तरीके से आपका कनेक्टेड है ये A और ये क्या है आपका B। तो यहाँ पे क्या करना है, R इक्विवेलेंट लिखने के लिए आपने सिंपल फंडा है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। क्या करना है आपने, दोनों को एक साथ चिपका देना, अपन दोनों को जोड़ देना है। ये शॉर्टकट है, ये तभी अप्लाई करना है जब दो रेजिस्टेंस होंगे और पैरेलल में होना चाहिए। पैरेलल का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे वो कनेक्ट हो रहा है ना, वहां पे मिनिमम 3 वायर्स होनी चाहिए। ओके, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे आपको गिवन है R1 इंटू R2, दैट मीन्स पैरेलल गिवन है आपको R1 प्लस R2। ओके, R1 प्लस R2 ये गिवन है आपका कितना बेटा, 3। एंड आपको सेकंड जो गिवन है, सेकंड आपका क्या गिवन है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 16 ओम। ओके, अब यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में इसकी जो वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो देखो R1 प्लस R2 इसको दिख रहा है आपको, तो इसमें रख दो। तो चलो कितना आ जाएगा बेटा, R1 इंटू R2 अपॉन 16 is equals to 3. That implies R1 into R2 is equals to 16 into 3, 48. Okay, now put it in equation number 2. Put it in equation 2. तो चलिए 2 में रखते हैं हम लोग, इसको इसमें डालते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, देखना जरा, यहाँ पे आप जब इसको रखोगे तो आ जाएगा R1 प्लस R2 is equals to 16 है। अब यहाँ पे रख दो, क्या करो, यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 48 अपॉन R1, 48 अपॉन R1। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, R1 प्लस ये आ जाएगा 48 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 16। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, देखो ये R1 स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल्स टू 16 R1। अब इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक बन गया आपका। क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करने आता होगा आपको, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी टेस्ट हो गया, दो कंसेप्ट मिक्सड अप हो गए। ओके, अब यहाँ पे क्या कर लोगे, इसको R1 स्क्वायर माइनस 12R1 माइनस 4R1 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो बेटा क्या लिखोगे, R1 माइनस 12 और ये क्या आ जाएगा R1 माइनस 4, ओके, इज इक्वल्स टू 0। दैट इंप्लाइज R1 की वैल्यू कितना आ रहा है, 4 एंड 12। R1 की वैल्यू कितना आ रहा है, 4 एंड 12। अब इसको इसमें डाल दो, देखो जरा यहाँ पे आप दिख रहा है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप कि व्हेन R1 की वैल्यू अगर मान लीजिए 12 लेते हैं तो R2 कितना आ जाएगा, 4 ओम।
ओके। और अगर मान लीजिए R2 की वैल्यू लेते हैं, R1 की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, कितना R1 की वैल्यू ले लेते हैं 4 ओम, तो R2 की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 12 ओम। ओके, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये गुड क्वेश्चंस था, किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। तो अगर ये चीजें आप नहीं सॉल्व करके जाएंगे, आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना, तो वहां पे क्वेश्चन छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे, तो आपका वहां पे मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को 95 97 मार्क्स बन रहा है और 2-3 नंबर इसकी वजह से कटता है ना, तो बहुत दुख लगता है कि मतलब यार 100 में 100 आ जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इन domestic circuit. An electric heater of a current rating 3 kilowatt to 20 volt is to be operated in electric circuit of rating 5 ampere. What it likely to happen when the heater is switched on? Justify your answer with necessary calculation. Okay, तो आपको सिंपल से बेटा फ्यूज हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो फ्यूज क्या करता है, सर्किट को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। दैट मींस ये ओवरलोडिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे ओवरलोडिंग होता है तो इसके जो फ्यूज होता है वो मेल्ट हो जाता है और हमारे जो डिवाइसेस होता है उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है आपको, गिवन क्या क्या है बेटा, सोल्यूशन देखो। आपको गिवन जो है, सबसे पहले पावर गिवन है, पावर इज इक्वल्स टू 3 किलोवाट। ओके, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। अब यहाँ पे आपको बताया था कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। ओके, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो पावर है दैट विल बी 3 इंटू 10⁻3। ओके, विच इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट इंटू करंट कितना है I, तो I इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 22, दैट मीन्स 150 डिवाइडेड बाई 11। ओके, तो कितना आ जाएगा बेटा 13.63 एम्पियर। तो अब यहाँ पे देखोगे जो करंट झेलने की क्षमता था वो फ्यूज का कितना था, करंट झेलने की क्षमता था 5 एम्पियर। ओके, लेकिन हमारे पास करंट सप्लाई कितना मिल रहा है बेटा, करंट मिल रहा है 13.63। तो क्या ये फ्यूज झेल पाएगा? अगर मान लीजिए आपके ऊपर वजन ओवरलोडिंग जो है मैक्सिमम 20 किलो ले सकते हो, आपके ऊपर 60 किलो डाल दूंगा, आप झेल पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं झेल पाओगे। तो सेम यहाँ पर फंडा होगा कि द फ्यूज विल गेट मेल्टेड और यू कैन से फ्यूज क्या हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। दैट मीन्स वो फ्यूज इस करंट को झेल नहीं पाएगा। तो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कह रहा है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम so that the combination has a resistance of 9 ohm. Also justify your answer. अब यहाँ पे देखो बेटा कि हर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, दैट मीन्स सॉल्यूशन जब भी आप लिखोगे ना, अब देखो यहाँ पे गिवन आपका क्या है बेटा, गिवन है रेजिस्टेंस वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू कितना गिवन है 6 ओम, और आपके पास कितना गिवन है 3 रेजिस्टर, और 3 रेजिस्टर्स को आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए बेटा 9 ओम। अब अपना एक फंडामेंटल याद रखो, अभी आपको बताया था कि दो पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब देखो जब भी रेजिस्टेंस इक्वल होगा ना, इक्वल का मतलब अगर होगा 10-10, अगर 10 और 10 दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में और 10-10 है तो इसकी वैल्यू आता है 5 2 20 10 4 4 2 6 6 3 100 150। सिंपल सा फंडा आपने याद रखना है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड और इक्वल वैल्यू है तो हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 6 गिवन है, तो अगर 6 और 6 को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से 6 और 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा 3, और इस 3 के साथ अगर 6 को सीरीज में कर दें तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 9। तो ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका कंप्लीट सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ए है और ये बी है, तो इस पर्टिकुलर का आंसर आ जाएगा कितना, इस पर्टिकुलर का आंसर आ जाएगा 3 ओम और इसका है 6 ओम, तो 6 + 3 कितना हो गया 9। तो इसका कंप्लीट सर्किट ऐसा बन जाएगा। अब आगे क्या पूछ रहे बेटा जी, also justify in the given circuit calculate the power consumed in watts in the resistance of 2 ohm. Okay, अब यहाँ पे देखो इसमें पावर आपको पूछा ना, इसके क्रॉस पूछा है, तो इसके क्रॉस पूछा है तो आपको R मालूम है और क्या मालूम होना चाहिए, क्योंकि सीरीज में है तो वोल्टेज तो दोनों के क्रॉस अलग अलग होगा, तो करंट निकाल लेते हैं। तो चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास 6 गिवन है और ये कितना हो जाएगा, तो जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा आपके पास V गिवन है दैट विल बी 6 वोल्ट। ओके, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 + 2 विच इज इक्वल्स टू 3, दैट इंप्लाइज यहाँ से करंट निकालो तो कितना आ जाएगा 6/3 विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। एंड आपसे पूछ रहा है पावर अक्रॉस द 2 ओम, तो पावर अक्रॉस 2 ओम कितना हो जाएगा I² इंटू R, दैट इंप्लाइज 2 का स्क्वायर इंटू आपका 2 हो जाएगा, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 8 वॉट। तो
तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? देखिए जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ना, यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट नहीं लिखिएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 वाट। तो आई होप ये वाला जो सेशन है आप एंजॉय किए होंगे और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आया होगा। इसमें मैंने ये ट्राई करा था कि हर कंसेप्ट को हर तरीके से टच करने की कोशिश करूं। और एक लास्ट में आपको फार्मूला बता दे रहा हूं कि जो वर्क डन का फार्मूला होता है, जो वर्क डन का फार्मूला होता है, हम लोग जैसे पोटेंशियल की बात करते हैं ना, तो पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर आपसे वर्क डन का भी पूछा जाए तो Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे आप यहाँ पे। और कोई पूछेगा आपसे कि करंट फ्लो करता है वो किसके वजह से करता है बेटा? पोटेंशियल की पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमेशा बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि पानी जो फ्लो करता है हाइट के डिफरेंस की वजह से, वैसे ही करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर सेशन में। कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में जिसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करने वाले हैं। वैसे ही टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। एंजॉय कीजिए सेशन को। मिलते हैं मैथ के लेक्चर के साथ बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।